नाउ हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड। नॉर्मल सेल कैसे ग्रो करते हैं और डिवाइड करते हैं। व्हेन यू गेट अ स्मॉल कट ऑन योर स्किन इट हील आफ्टर फ्यू डे। व्हेन हेयर फेल फॉल आउट न्यू हेयर ग्रो बैक। हाउ डज दिस हैपन। जब आपको छोटा सा कट लगता है स्किन पे तो वो थोड़े दिन बाद अपने आप ठीक हो जाता है, और जब बाल टूट के गिर जाते हैं तो उसकी जगह नए बाल उग जाते हैं। ये कैसे होता है? इट हैपन बिकॉज सेल इन आवर बॉडी कैन ग्रो एंड डिवाइड टू रिप्लेस ओल्ड डेड डैमेज सेल। ये इसलिए होता है क्योंकि सेल जो रहते हैं हमारी बॉडी में वो ग्रो होते हैं, डिवाइड करते हैं ताकि वो ओल्ड एंड डेड या डैमेज सेल को रिप्लेस कर सकें। वेन एवर बॉडी ग्रो इट इज नॉट जस्ट बिकॉज सेल गेट बिगर। जब हमारा बॉडी ग्रो होता है ये सिर्फ ये नहीं कि सेल से बड़ा हो रहा है। Cell can grow only up to certain size, but growth happen because cell divide to form new cell. जो सेल होता है वो साइज में ओनली लिमिटेड साइज तक ग्रो हो सकता है, बट उसका ग्रोथ हमेशा कंटिन्यूसली रहता है ताकि वो नए सेल्स जनरेट कर सके। लेट अस स्टडी फ्रेशली ग्रोइंग रूट टिप ऑफ ओनियन टू अंडरस्टैंड हाउ सेल डिवाइड। तो नाउ हम ओनियन का रूट टिप स्टडी करेंगे और उसमें देखेंगे कैसे सेल डिवाइड करता है। तो एक्टिविटी 2.5, लेट अस एनहांस आवर स्किल। तो फर्स्ट स्टेप है टेक अ जार एंड फिल इट अप विथ प्लेन वाटर। एक जार लेना है, उसे सिंपल पानी से फिल कर देना है। नाउ प्लेस एन ऑनियन बल्ब ओवर द जार इन सच वे दैट इट बेस बियरिंग रूट्स इट्स इमर्ज इन द वाटर। तो नाउ अब ऑनियन बल्ब लेना है, लाइक इधर डायग्राम में देखिए तो ये बेस पार्ट इसे बल्ब, लाइक ये बल्ब है ऑनियन बल्ब, और उसका जो बेस पार्ट है उसे ऐसे रखना है कि उसका जो एज्यूम दिस इज योर ऑनियन, लाइक एज्यूम दिस इज और ये बेस पार्ट है, तो इस बेस पार्ट को आपको ऐसे रखना है कि ये सबमर्ज हो जाए, मतलब पानी में डूबा रहे। ऐसे इसे रखना है, सेटअप ऐसे करना है। नाउ लीव द सेटअप फॉर 5 to 6 डे एंड ऑब्जर्व। तो सेटअप को अपने 5 से 6 दिन के लिए छोड़ देना है और ऑब्जर्व करना है। डू यू ऑब्जर्व द रूट ग्रोइंग। क्या आपको रूट ग्रोइंग दिख रहा है? ऐसे देखेंगे तो यस, ऐसा ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगा। Cut 2 to 3 centimeter of the freshly grown roots and transfer them to freshly prepared aceto alcohol, glacial acetic acid and ethanol in ratio 1:3। तो इस रूट को अब 2 से 3 सेंटीमीटर आपको कट कर लेना है और ट्रांसफर कर देना है फ्रेशली प्रिपेयर्ड एसिटो एसिटो अल्कोहल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इथेनॉल इन रेशियो 1:3। कीप द रूट टिप इन एसिटो अल्कोहल फॉर 24 आवर। जब ये आपने रूट टिप कट करके एसिटो अल्कोहल में रखा है उसे 24 घंटे के लिए रखना है। एंड देन ट्रांसफर देम टू 70% इथेनॉल। बाद में उसे 70% इथेनॉल में ट्रांसफर कर देना है फॉर प्रिजर्वेशन के लिए। टेक 1 to प्रिजर्व रूट्स, वॉश देम विथ वाटर एंड देन प्लेस देम ऑन क्लीन स्लाइड। आपको 1 या 2 प्रिजर्व रूट लेने हैं और उसे पानी से धो देने हैं और बाद में उसे प्लेस करना है क्लीन स्लाइड पे। Now put 1 drop of dilute hydrochloric acid HCl on the root tip to soften the tissue. Now आपने जब स्लाइड पे टिश्यू मतलब रूट्स रख दिया तो उस पे अब 1 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl डालना है, ताकि हमने डाइल्यूट HCl इसलिए रखा ताकि वो टिश्यू को सॉफ्ट कर सके। Rinse the roots after 10 to 15 minutes, then add 2-3 drops of acetocarmine stain on them। और बाद में 10 से 15 मिनट बाद उस रूट्स को धो देने हैं, रिंस कर देने हैं और बाद में 2-3 ड्रॉप ऑफ हमें एसिटोकार्माइन स्टेन डालने हैं उनके ऊपर। लीव द स्लाइड फॉर 5 to 10 minutes, देन जेंटली वार्म इट विथ कोशन ओवर ए स्पिरिट लैम्प। तो वो जो स्टेन डालने के बाद एसिटोकार्माइन स्टेन डालने के बाद उसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है एंड उसके बाद में जेंटली उसे थोड़ा वार्म करना ओवर है स्पिरिट लैम्प। तो हेयर कुछ स्पिरिट लैम्प ऐसा दिखता है। अगर आपके लेबोरेटरी में ये अवेलेबल हो तो इससे भी कर सकते हैं, अदरवाइज इससे भी। इसे हम बर्नसेन बर्नर बोलते हैं और इसे स्पिरिट लैम्प। नाउ कट द टिप पोर्शन ऑफ द रूट ऑन द स्लाइड एंड पुट कवर स्लिप। जो रूट का जो पोर्शन है उसे कट कर देना है स्लाइड पे एंड उसके ऊपर कवर स्लिप आपको लगाना है और जेंटली स्क्वेस, मतलब कवर स्लिप रखने के बाद उसे हल्का सा प्रेस कर देना है विथ योर थम से अपने, टू स्प्रेड द सेल्स ऑन द स्लाइड। और हमने ये कवर स्लिप रखने के बाद जेंटली उसे अपने थम से प्रेस इसलिए किया ताकि उस सेल जो है स्प्रेड हो जाए। एंड नाउ आपको ऑब्जर्व करना है अंडर माइक्रोस्कोप की आपको क्या ऑब्जर्वेशन दिखता है वो नोट डाउन करिए।
तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? डू यू ऑब्जर्व द सेल ऑफ द ऑनियन रूट टिप? क्या आपको ऑनियन रूट टिप के सेल ऑब्जर्व होते हैं? आर दे सिमिलर इन स्ट्रक्चर? क्या वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर में? डू यू फाइंड एनी स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन द सेल? इफ यस, व्हाट इज सो? क्या आपने कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर, लाइक डिफरेंस इन स्ट्रक्चर पाया? अगर हाँ तो क्या था वो? दिस, तो हियर ऑब्जर्वेशन में आपको ये देखने को मिलेगा, ये रहे आपके ऑनियन रूट टिप सेल्स और डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आपको दिख रहे होंगे सेल डिवीजन के। दिस इज बिकॉज द सेल्स ऑफ ग्रोइंग टिप ऑफ रूट ऑफ ओनियन डिवाइड कंटिन्यूसली। तो हम आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर इसलिए देखते हैं कि ऑनियन जो रूट टिप होता है वो उसमें उसके अंदर जो सेल होता है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता है और इस प्रोसेस को हम सेल डिवीजन कहते हैं। नाउ, और इसी मतलब जैसे कि आज मैंने बोला कि आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन देखने को मिलेंगे। Now, therefore, this cell exists different structures corresponding to different stages of cell division. इसीलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर सेल के देखने को मिले, बिकॉज वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में थे ऑफ द सेल डिवीजन। कैन यू आइडेंटिफाई विच स्टेज कम फर्स्ट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सेल डिवीजन में पहला स्टेप मतलब पहला स्टेज कौन सा था? तो यस, आप कर सकते हो, बट फॉर दैट आपको सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एंड और पूरे मतलब जितने भी स्टेजेस होते हैं सेल डिवीजन के वो भी आपको पता होने चाहिए, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे उसे। एवरी डे एन एस्टिमेटेड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ सेल इन आवर बॉडी आर रिप्लेस। तो हर दिन लगभग हंड्रेड ऑफ बिलियंस, लाइक बिलियंस ऑफ सेल्स इन बॉडी होते हैं, हमारे बॉडी में वो रिप्लेस होते रहते हैं, विच इज ऑलमोस्ट 1% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेल इन आवर बॉडी, और जो कि है अप्रॉक्स हमारे बॉडी के 1% ऑफ सेल। बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिवाइड, दोनों यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड करते हैं, बट यूकैरियोटिक सेल डिवाइड इन मोर कंट्रोल एंड ऑर्डरली मैनर बाय द प्रोसेस कॉल्ड सेल साइकिल। लेकिन दोनों टाइप के सेल डिवाइड करते हैं, लाइक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, बट जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो मोर कंट्रोल एंड ऑर्डिनरी मैनर में डिवाइड करता है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड सेल डिवीजन। यू विल लर्न अबाउट द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन इन हायर क्लास। आप सेल डिवीजन के जितने भी स्टेजेस होते हैं वो हायर क्लास में लर्न करेंगे। नाउ हम देखेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो सेल डिवीजन एक वो प्रोसेस है जहाँ पे न्यू सेल्स बनते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इट अलो लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, रिपेयर, डैमेज एंड टिश्यू एंड रिप्रोड्यूस। वो हेल्प करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रो करने के लिए एंड रिपेयर करते हैं डैमेज टिश्यू को एंड रिप्रोड्यूस करते हैं, लाइक रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, लाइक बेसिकली रिप्रोडक्शन में बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सम सेल्स सच एज स्किन सेल्स डिवाइड कंटिन्यूअसली टू रिप्लेस सेल दैट आर लॉस्ट रेगुलरली। तो स्किन के जो सेल होते हैं वो डिवाइड कंटिन्यूअसली करते हैं ताकि वो रिप्लेस कर सकते सेल को जो कि लॉस्ट रेगुलरली हो गए हैं। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। दो मेजर टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, पहला माइटोसिस एंड सेकंड इज मियोसिस। तो माइटोसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो माइटोसिस जो होता है वो इंपॉर्टेंट है बेसिकली नॉर्मल ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। बट वहीं जहाँ मियोसिस होता है वो इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर क्रिएशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो मियोसिस जो है वो इम्पोर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, फॉर हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिले उसके लिए। ना पहले हम देखेंगे माइटोसिस। पहले हम थियोरी देखते हैं क्या करते हैं, देन हम डायग्राम पे देखेंगे। एवरी ह्यूमन बिगिन लाइफ एज अ सिंगल फर्टिलाइज एग। तो हर इंसानों का लाइफ बिगिन होता है एज अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग, एंड दिस वन सेल डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म ट्रिलियंस ऑफ सेल इन द बॉडी। और यही जो फर्टिलाइज एग होते हैं डिवाइड कंटिन्यूसली रैपिडली डिवाइड करते रहते हैं और हमारे बॉडी के ट्रिलियंस ऑफ सेल फॉर्म करता है। दो सेल इंक्रीज इन नंबर थ्रू माइटोसिस, और सेल जो होते हैं नंबर में इंक्रीज करते हैं थ्रू द प्रोसेस माइटोसिस, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन। और जो माइटोसिस है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। माइटोसिस प्रोड्यूस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल फ्रॉम वन पेरेंट सेल। तो एक पेरेंट सेल से हमें दो जेनेटिकली आइडेंटिफाइड डॉटर सेल मिलेंगे। तो here देख सकते हैं कि जो पेरेंट सेल है वो डॉटर सेल से आइडेंटिकल है, मतलब ये जो डॉटर सेल्स हमें बने वो अपने पेरेंट सेल से आइडेंटिकल है, सेम ही बने। ईच न्यू सेल गेट द सेम डीएनए एंड द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ अस द पेरेंट सेल। तो ये जो न्यू डॉटर सेल बने इनका क्रोमोसोम नंबर एंड डीएनए सेम ही होगा अस पेरेंट सेल। यू कैन सी ये दो क्रोमोसोम थे, इधर भी दो क्रोमोसोम है।
दिस एंश्योर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज लार्जली मेंटेन अक्रॉस द बॉडी सेल्स। तो ये मेंटेन करता है, मतलब बेसिकली माइटोसिस हेल्प करता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो था वो मेंटेन रहे अक्रॉस द बॉडी। तो द डायग्राम में क्या दिया है, माइटोसिस इज द प्रोसेस दैट प्रोड्यूस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल। तो माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रोड्यूस करता है दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। नाउ हम देखेंगे म्यूसिस। Meiosis is a type of cell division that produce gametes and occur only in the cell of reproductive organ। तो meiosis एक ऐसा टाइप का सेल डिवीजन है जो कि प्रोड्यूस करता है गैमेट्स को, और ओनली ये meiosis ओनली होता है इन सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो गैमेट प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट वेरिएशन एंड डाइवर्सिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं वो क्रिएट करते हैं वेरिएशन एंड डाइवर्सिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म में। Therefore, children resemble their parent but are not exactly same। इसीलिए जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट से हल्का हल्का मिलते हैं, एकदम एग्जैक्टली नहीं। इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस meiosis only occur in the cells of testes of males to produce sperm and the ovaries of females to produce egg। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, तो म्यूसिस ओनली होता है इन टेस्टिस ऑफ द मेल ताकि वो प्रोड्यूस कर सके स्पर्म को, और ओवरीज ऑफ फीमेल ताकि वो प्रोड्यूस कर सके एग को। Now हम देखेंगे इन प्लांट्स meiosis occur in the anthers male parts to form pollen grain that later produce sperm cells। इन प्लांट में अगर म्यूसिस होता है पहला एंथर, एंथर जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो वो एंथर जो है प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन, और बाद में वो जाके हो जाता है, मतलब प्रोड्यूस करता है स्पर्म सेल। नाउ द ओवरीज फीमेल पार्ट टू प्रोड्यूस एग सेल, और ओवरीज में होता है, मतलब जो ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऑफ द प्लांट इन प्लांट, वो प्रोड्यूस करता है एग सेल्स। इन meiosis the parent cell divides twice, one after the other to form four daughter cells। इन meiosis में पेरेंट सेल होते हैं वो दो बार डिवाइड करते हैं, एक आफ्टर अदर, एक बार डिवीजन हो जाएगा देन उसका सेकेंड टाइम डिवीजन होगा, और इससे हमें चार डॉटर सेल्स मिलते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखें कि माइटोसिस जो था उसमें हमारा मतलब ये दो डॉटर सेल बने थे और इसमें चार डॉटर सेल बने थे। During the first division, the cell divide into two daughter cells and the number of chromosome in each daughter cell is reduced to half। जब सेल फर्स्ट टाइम डिवाइड करेगा इन म्यूसिस तो उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो रिड्यूस हो जाता है हाफ से। तो हियर यू कैन सी तो फर्स्ट टाइम डिवीजन हुआ तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया। इसमें दो, एक सेल में कितने थे, दो, मीन्स एक सेल में हमें दो क्रोमोसोम थे। बट इधर क्या हुआ, एक बार डिवीजन जब हुआ तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक सेल में एक ही क्रोमोसोम। हियर नाउ द सेकेंड डिवीजन इज सिमिलर टू माइटोसिस। तो ये जो सेकेंड डिवीजन है सिमिलर है माइटोसिस से, वेयर ईच डॉटर सेल डिवाइड इनटू टू दस फॉर्मिंग फोर डॉटर सेल। तो ये जो डॉटर सेल्स फॉर्म हुए हैं वो डिवाइड करते हैं दो में, और इसलिए चार डॉटर सेल्स हमें देखने को मिलती हैं विथ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। सी अब इधर ध्यान से देखिए, पेरेंट सेल में कितने थे, दो क्रोमोसोम है, और हमें डॉटर सेल में, एक डॉटर सेल में कितने, हमें एक क्रोमोसोम, इसीलिए रिड्यूस हो गया हाफ, मतलब आइडेंटिकल नहीं है अपने पेरेंट सेल से। एज ए रिजल्ट ईच गैमेट हैज द हाफ नंबर ऑफ डीएनए कंपेयर टू द पेरेंट सेल। तो इसलिए एज ए रिजल्ट ये है कि डीएनए का नंबर हाफ रहता है ईच सेल में एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन व्हेन गैमेट फ्रॉम टू इंडिविजुअल कंबाइन द ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर इज रिस्टोर्टेड। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो दो सेल के बीच फर्टिलाइजेशन होता है, सी लाइक एग एंड स्पर्म, तो फर्टिलाइज करके वो ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर वो रिस्टोर कर लेते हैं। और इस प्रोसेस के बारे में हम चैप्टर 11th में पढ़ेंगे। नाउ ब्रिजिंग science and society, scientists have developed method to grow plant and animal cell outside the body in a special condition। तो साइंटिस्ट ने डेवलप किए मेथड ताकि हम ग्रो कर सके प्लांट एंड एनिमल सेल को आउटसाइड द बॉडी इन स्पेशल कंडीशन, और इसको हम बोलते हैं सेल कल्चर। इन दिस प्रोसेस सेल आर टेकन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म एंड प्लेस इन न्यूट्रिएंट रिच मीडिया दैट अलाउ देम टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई। तो इस प्रोसेस में हम सेल मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लेते हैं और प्लेस कर देते हैं उसे न्यूट्रिएंट रिच मीडियम, जहाँ पे उसे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, और उधर वो ग्रो करता है एंड मल्टीप्लाई करता है। एंड टू कीप द कल्चर सेफ, राइट टेम्परेचर, एसिडिक अल्कनाइल कंडीशन एंड मॉइस्चर अंडर स्टेराइल कंडीशन आर मेंटेन।
ताकि हमारा कल्चर सेफ रहे, इसीलिए हम उसे सही टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। एसिडिक कंडीशन या एल्कलाइन कंडीशन जो उसे प्रोवाइड मतलब उस सेल को चाहिए उसे हम वैसा ही प्रोवाइड करते हैं, और मॉइस्चर अंडर स्टेराइल करते हैं, उस मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं स्टेराइल कंडीशन में, और ये सब चीज़ें मेंटेन रहती हैं। सेल कल्चर इज ए क्रूशियल फॉर स्टडिंग हाउ सेल वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिकल फूड मेडिसिन वैक्स एंड मोर। तो सेल कल्चर है क्रूशियल है स्टडिंग के लिए कि कैसे सेल वर्क करता है, और उसका लाइक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लाइक जैसे कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स चाहिए, जैसे कि बायोकेमिकल्स हो गए, फूड हो गए, मेडिसिन हो गए, वैक्सीन हो गए, और बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए सेल कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी करने के लिए। Now देखेंगे मीट द साइंटिस्ट। अरुण कुमार शर्मा वॉज अ फेमस इंडियन साइंटिस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन क्रोमोसोम। तो अरुण कुमार शर्मा थे, वो इंडिया के फेमस साइंटिस्ट हैं, और वो अपने वर्क लाइक उन्होंने काम किया था क्रोमोसोम पे, इसलिए वो उस पे जाने जाते थे। एज ए बॉटनिस्ट वो बॉटनिस्ट थे। ही इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन द एरिया ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। तो वो अपने काम के जैसे कि उन्होंने अपना काम किया था प्लांट टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशन, डेवलपमेंट, इसके लिए भी वो जाने जाते हैं। ही ऑल्सो इन्वेंटेड मैनी यूजफुल लैब मेथड टू स्टडी क्रोमोसोम्स इन प्लांट। तो उन्होंने बहुत सारे मेथड डेवलप किए ताकि हम क्रोमोसोम स्टडी कर सकें इन प्लांट में। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू बॉटनी ही रिसीव मैनी हॉनर्स इंक्लूडिंग द शांति स्वरूप भक्तनगर अवार्ड एंड पद्म भूषण। तो उन्हें लाइक उन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन किया ओके बॉटनी में, तो उन्होंने मतलब अवार्ड्स होने के लिए उन्हें अवार्ड्स भी मिले। जैसे दो मेंशन है नाम, शांति स्वरूप भटनगर अवार्ड एंड पद्म भूषण। नाउ the process of meiosis and meiosis must occur in a proper and controlled manner. What happen if meiosis and mitosis do not happen properly? तो जो प्रोसेस है माइटोसिस एंड म्यूसिस का, वो एकदम प्रॉपर एंड कंट्रोल मैनर में होना चाहिए, राइट। बट क्या होगा अगर माइटोसिस एंड म्यूसिस प्रॉपर वे में ना हो? if there any error in this process it can lead to various problem in the body of organism। तो अगर कुछ एरर आ जाता है इन दोनों प्रोसेस में, तो वो वेरियस लाइक प्रॉब्लम कोज कर सकता है इन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो error in mitosis leads to uncontrolled cell division and this lead to the formation of tumor abnormal number of chromosome in the body से। अगर माइटोसिस में एरर आ जाता है तो सेल जो होंगे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कंटिन्यू रहेगा, मतलब वो सेल डिवाइड करता ही रहेगा। तो इससे क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर हमें देखने को मिलेगा, और एबनॉर्मल हमें सेल क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे इन बॉडी सेल्स में। वही अगर बात करें कि अगर म्यूसिस में एरर आ जाता है तो क्या होगा, तो ये रिजल्ट करेगा जेनेटिक डिसऑर्डर में, विच मे बी एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम और डिस्टिंगटिव फिजिकल फीचर। तो अगर म्यूसिस में एरर आता है तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज कर सकता है, जो कि लाइक प्रॉब्लम होगा एसोसिएट रहेगा, जैसे कि डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकता है, फिजिकल फीचर्स में डेवलप प्रॉब्लम आ सकता है, और फॉल्टी म्यूसिस में ऑल्सो कॉज अर्ली प्रेगनेंसी लॉस और रिड्यूस फर्टिलिटी। जो फॉल्टी म्यूसिस अगर होता है तो वो फर्टिलिटी भी रिड्यूस कर देता है, और जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है उसे भी लॉस कर देता है। नाउ हम देखेंगे पॉज एंड पॉन्डर। Instead of many small ones, why does a cell not have a single giant mitochondria? How does this relate to the concept of surface area? ऐसा क्यों होता है कि सेल में बहुत छोटे छोटे मतलब माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, और ऐसा क्यों नहीं होता कि सिर्फ एक ही बड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो, और ये कैसे रिलेटेड है कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एरिया? तो आइए देख समझते हैं। अ सेल कंटेन मैनी स्मॉल माइटोकॉन्ड्रिया रेदर देन अ वन जाइंट mitochondria because small mitochondria have a larger surface area to volume। तो सेल होता है उसके अंदर छोटे-छोटे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, ओके। एज़ कम्पेयर टू अगर बात करें कि एक मतलब सेल में एक बड़ा-सा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, क्योंकि ये रिलेटेड है larger surface area to volume ratio। A larger surface area allow more space for the enzymes and protein needed for cellular respiration and energy production। तो large surface area होता है वो अलग करता है मोर स्पेस फॉर द एंजाइम एंड प्रोटीन के लिए, जो कि रिक्वायर्ड होता है सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इफ सेल हैड वन जाइंट माइटोकॉन्ड्रिया, अगर सेल के पास एक बड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया होता, इट वॉल्यूम वुड बी इंक्रीज मच फास्टर देन इट सरफेस एरिया। तो उसका जो वॉल्यूम होगा बहुत इंक्रीज हो जाएगा then its surface area। As a result, the exchange of material and production of energy would become less efficient। तो इसका रिजल्ट ये होगा जो मटेरियल का एक्सचेंज होगा और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होगा वो बहुत लेस एफिशिएंट हो जाएगा। तो many small mitochondria can also be distributed through the cell supplying energy whenever it is needed।
जो छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो सेल के थ्रू आउट मतलब प्रेजेंट रहते हैं, ओके, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, ओके, तो वो सप्लाई एनर्जी कर सकते हैं जब भी सेल को जरूरत पड़ेगी। तो देयरफॉर मैनी स्मॉल माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प द सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी मोर एफिशिएंट एंड मीट इट मेटाबॉलिक नीड। तो इसीलिए कि जितने छोटे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं तो एनर्जी अच्छा प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हाई एफिशिएंटली प्रोड्यूस करते हैं और मेटाबॉलिक जो नीड्स रहते हैं वो उसे फुलफिल करते हैं। If the skin cells start dividing by meiosis instead of mitosis, what do you think will happen a cut on the skin? क्या होगा अगर जो स्किन के जो सेल होते हैं वो डिवाइड करें म्यूसिस से इंस्टेड ऑफ माइटोसिस? आपको क्या लगता है कि क्या होगा उस कट पे अगर स्किन पे कट पड़ा है तो? नॉर्मली स्किन सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, तो नॉर्मली जो स्किन सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं माइटोसिस से, विच प्रोड्यूस न्यू सेल दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। और वो हमने पढ़ा कि माइटोसिस डॉटर सेल प्रोड्यूस करते हैं जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट सेल्स। सेल्स हेल्प इन द रिपेयर एंड हीलिंग ऑफ द कट एंड वुंड। तो ये सेल जो होते हैं वो हेल्प करते हैं रिपेयर करने में एंड हीलिंग ऑफ कट या वुंड को। इफ स्किन सेल स्टार्ट डिवाइडिंग बाय म्यूसिस इंस्टेड, अगर सेल जो होंगे स्किन सेल जो होते हैं वो डिवाइड करने लग जाए म्यूसिस तो इंस्टेंट, तो क्या होगा? दिस प्रोड्यूस वुड हैव ओनली हाफ द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो अब स्किन के सेल्स हैं वो म्यूसिस से डिवाइड करने लग जाए तो क्या होगा कि जो सेल प्रोड्यूस होंगे ना तो वो हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स होंगे जो नॉर्मल सेल उन्हें उनमें बनेगा। तो म्यूसिस ऑल्सो क्रिएट जेनेटिकली डिफरेंट सेल। तो म्यूसिस होता है वो जेनेटिकली डिफरेंट सेल जनरेट कर देता है, ओके, विच आर सुटेबल फॉर रिप्रोडक्शन। और ये जो म्यूसिस जो जेनेटिकली डिफरेंट सेल प्रोड्यूस करता है ये सुटेबल है रिप्रोडक्शन के लिए बट रिपेयरिंग ऑफ बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है। एज ए रिजल्ट अ कट ऑन द स्किन वुड नॉट हील प्रॉपरली। एज ए रिजल्ट क्या होगा अगर म्यूसिस से सेल स्किन सेल डिवाइड करेंगे तो स्किन का जो कट होगा वो प्रॉपरली हील नहीं होगा एंड द न्यूली फॉर्म सेल वुड बी abnormal फॉर स्किन टिश्यू लीडिंग टू पुअर रिपेयर एंड डिले हीलिंग एंड पॉसिबल डैमेज टू द स्किन स्ट्रक्चर। तो होगा ये कि जो न्यूली फॉर्म सेल बने होंगे तो वो एबनॉर्मल होंगे स्किन टिश्यू के लिए और इससे क्या होगा कि पुअर रिपेयर होगा, डिले मतलब धीरे धीरे हीलिंग होगा एंड हो सकता है कि स्किन का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाए। तो इधर जो हमने कॉन्सेप्ट जो समझा सेम वही माइंड मैप के थ्रू है, इलस्ट्रेशन इसमें इंक्लूडेड है ताकि आपको समझ में आए। तो आई वांट कि आप खुद से ये पढ़ें वीडियो पॉज करके। सेल थियरी द यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। An important observation about living organism is that all organisms are made up of cell। तो इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म की सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब सेल से बने हुए होते हैं। इन 1838 a German botanist named Matthias Calden reported that the all plants are made up of cell। तो इन 1838 एक जर्मन बॉटनिस्ट जिनका नाम था मैथिस कैल्डेन रिपोर्ट करते हैं कि ऑल प्लांट्स होते हैं वो मेड सेल से बने हुए होते हैं। तो इन 1839 अ जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडर स्वान फाउंड दैट ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो वही एक साल बाद इन 1839 जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडर स्वान वो रिपोर्ट करते हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। लेटर इन 1855 अ जर्मन साइंटिस्ट नेम Rudolf Virchow further expanded the cell theory by stating that न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो बाद में इन 1855 एक जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चॉफ वो एक्सप्लेन करते हैं फर्दर सेल थियरी को बाय स्टेटिंग द स्टेटमेंट जो न्यू सेल्स होते हैं वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब इसका मतलब ये है कि जितने भी न्यू सेल्स आते हैं वो पिछले पुराने एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं एंड टुगेदर दे वर्क लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द सेल थियरी। और इन्हीं तीन साइंटिस्ट का वर्क लीड करता है सेल थियरी का। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थियरी सेल थियरी क्या है मीन्स सेल थियरी क्या बोलता है? तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्स से बने होते हैं वेदर चाहे वो एक या एक से ज़्यादा सेल। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। एंड द सेल ही है वो जो बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग बींग्स है। तो सेल ही है वो जो बेसिक है यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है इन लिविंग बींग्स में। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं। एंड दिस यूनिफाइज all biology from bacteria to humans and explain life continuity through the cell division। और ये कंबाइन करते हैं सब बायोलॉजी को फ्रॉम
बैक्टीरिया से लेके इंसानों तक एक्सप्लेन करता है कि कैसे लाइफ कंटिन्यू होती है थ्रू सेल डिवीजन। Now meet a scientist. In 1902, Australian botanist Gottlieb Haberland proposed that any living plant, even a fully matured cell from a permanent tissue, can develop into complete plant. तो इन 1902 ऑस्ट्रेलियन बोटनिस्ट गॉटलियम हेबरलैंड प्रपोज करते हैं कि कोई भी लिविंग प्लांट हो का सेल हो, इवन वो चाहे मैच्योर सेल हो, फ्रॉम परमानेंट टिश्यू, तो वो डेवलप कर सकता है कि एक कंप्लीट प्लांट में। अगर लाइक हम एक डेवलप हो जाएगा फुली प्लांट में, जब उसे हम सुटेबल न्यूट्रिशन देंगे, फेवरेबल कंडीशन देंगे, तो वो फुल्ली कंप्लीट प्लांट में डेवलप हो जाएगा। तो ही सजेस्टेड दैट द प्लांट सेल्स हैव एबिलिटी टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल एंड आल्सो चेंज देम। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि प्लांट सेल के पास एबिलिटी है ताकि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल बना सकें एंड आल्सो चेंज कर सकें उन्हें। एंड दिस स्पेशल एबिलिटी ऑफ द प्लांट सेल्स इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। और इस एबिलिटी को उन्होंने बोला टोटिपोटेंसी। And Herbal idea laid the foundation of a new branch of biology known as प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। और हर्बल का जो आइडिया था, इसे एक न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का फाउंडेशन होता है जो कि है प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। नाउ हम देखेंगे टोटिपोटेंसी का डेफिनेशन क्या है। तो बेसिकली टोटिपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ ए सिंगल plant cell to divide, grow and develop into complete plant under suitable condition। टोटिपोटेंसी मीन्स एक सिंगल प्लांट सेल है, उसके मतलब उसको एबिलिटी हो कि वो डिवाइड कर सके, ग्रो कर सके, डेवलप कर सके इन कंप्लीट प्लांट, अगर जब उसे हम सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करें तो उसे हम टोटिपोटेंसी बोलेंगे। डू सेल ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉरएवर? क्या सेल हमेशा ग्रो एंड रिप्रोड्यूस करते रहते हैं? तो सेल ग्रो एंड डिवाइड इन कंट्रोल वे। जो सेल होता है ग्रो करता है और डिवाइड करता है इन कंट्रोल वे। स्टे इन द राइट प्लेस, कैरी आउट देयर फंक्शन, इवेंचुअली डाई व्हेन दे आर नो लॉन्गर नीडेड। सही प्लेस पे वो होते हैं, अपना फंक्शन कैरी आउट करते हैं एंड इवेंचुअली डाई हो जाए जब उनका कोई ज़रूरत नहीं होता। एंड डेड सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल दैट कैरी आउट द सेम फंक्शन। और जो ये डेड सेल होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं न्यू सेल से, जो कि ये जो न्यू सेल आते हैं सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो डेड सेल मतलब जो मर गए थे उनका फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मीन्स मरने से पहले जो सेल थे उनका फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं जो न्यू सेल फॉर्म होते हैं। एंड दस एवरी सेल्स हैज डेफिनाइट लाइफ स्पैन। डेफिनेट मीन्स फिक्स्ड। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं जितने भी सेल है उनका फिक्स्ड लाइफ स्पैन है। इफ सेल डू नॉट डाई व्हेन दे शुड डू, इफ दे डाई टू अर्ली, प्रॉब्लम कैन अराइज इन द बॉडी। अगर अगर जब सेल को मरना था वो मरता नहीं है और सेल बहुत जल्दी मर जाता है, तो इस इन दो कंडीशन में प्रॉब्लम्स अराइज हो जाते हैं हमारे बॉडी में। अगर सेल डिवीजन यूजली स्टॉप व्हेन सेल कम इन कांटेक्ट विथ नाइबरिंग सेल्स। अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो सेल डिवीजन यूजली स्टॉप हो जाता है जब वो अपने नाइबरिंग सेल के कांटेक्ट में आ जाता है, और इस प्रोसेस को हम कांटेक्ट इनहिबिशन बोलते हैं। However, cancer cells lose this control and keep dividing uncontrollably, leading to the formation of tumor। और यही अगर कैंसर सेल होते हैं ये प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं, लाइक वो जो डिवाइड मतलब अपने नाइबरिंग सेल के कांटेक्ट में आते हैं वो स्टॉप नहीं करते हैं डिवीजन, और कंटिन्यू करते हैं डिवाइड करना, और इससे अनकंट्रोल डिवीजन होता है और जिससे फॉर्मेशन हो जाता है ट्यूमर का। लेकिन वही प्लांट सेल जो होते हैं वो डिफरेंटली ग्रो करते हैं ड्यू टू देयर रिजिड सेल वॉल एंड प्लांट सेल डू नॉट शो कॉन्टैक्ट एबिशन। प्लांट सेल जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स में मतलब डिफरेंट उनका मैकेनिज्म होता है, उस टाइप से वो ग्रो करते हैं कि उनका मतलब वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं शो करते हैं और वो ग्रोथ के लिए डिफरेंट पैटर्न फॉलो करते हैं। इवन दो सेल्स आर एक्सट्रीमली टाइनी, दे परफॉर्म रिमार्केबल फंक्शन। इवन तो सेल जो होते हैं बहुत छोटे हैं, वो बहुत मतलब रिमार्केबल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी, सिंथेसाइज सीक्रेट सब्सटेंस को, एंड डिवाइड करते हैं डिवाइड करते हैं ताकि वो नया सेल बना सकें एंड वर्क टुगेदर टू मेंटेन एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। और जो सेल होते हैं प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी, सिंथेसाइज एंड सीक्रेट करते हैं सब्सटेंस को और डिवाइड करते हैं ताकि वो नए सेल बना सकें, एंड टुगेदर वो साथ में काम करते हैं ताकि वो मेंटेन कर सकते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। एवरी लिविंग बिगिन फ्रॉम अ टाइनी बैक्टीरियम टू जाइंट ट्री इज मेड अप ऑफ सेल।
अगर छोटे से छोटे हम बैक्टीरिया की बात करें और जैसे बड़े से पेट की बात करें, सब चीज़ मतलब सभी लोग मतलब चाहे बैक्टीरिया हो, ट्री हो, वो सब सेल से ही बने होते हैं। यू आर वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस टाइनी हार्ड वर्किंग सेल, और हम प्रोडक्ट्स हैं इस टाइनी और हार्ड वर्किंग सेल्स के। तो लेट्स से रेडी टू गो बियॉन्ड में क्या दिया है। हाउ डू सेल मॉनिटर देयर ग्रोथ टू मेंटेन बैलेंस। सेल कैसे मॉनिटर करते हैं अपने ग्रोथ को बैलेंस से करने के लिए। तो सेल ऑल्सो हैव नेचुरल वे ऑफ डाइंग। सेल के पास एक नेचुरल वे होता है डाइंग को, ताकि वो अपना बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। Programmed cell death is genetically regulated and organized process of a selective cell destruction. जो प्रोग्राम सेल डेथ होता है वो जेनेटिकली रेगुलेटेड होता है और वो सिलेक्टिव सेल डिस्ट्रक्शन प्रोसेस है। इट इज़ एसेंशियल फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट, सेलुलर क्वालिटी कंट्रोल एंड इम्यून फंक्शन। और ये जो प्रोग्राम सेल डेथ है वो एसेंशियल होता है नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, सेलुलर क्वालिटी कंट्रोल के लिए एंड इम्यून फंक्शन के लिए। व्हेन एम्ब्रियो डेवलप द प्रोग्राम सेल डेथ हेल्प फॉर्म finger by eliminating the cell between the digit. Without it we would have webbed hand. जब एम्ब्रियो डेवलप होता है जो प्रोग्राम सेल डेथ हेल्प करता है फिंगर का फॉर्मेशन में। कैसे कि जब एम्ब्रियो रहते हैं तो हमारा जो फिंगर है पूरा वेब मतलब पूरा ज्वाइंट रहता है। अगर ये प्रोग्राम सेल डेथ ना होता तो हमारा फिंगर है ना वेब टाइप में होता, जैसे कि फ्रॉग का होता है। एक्सप्लोर डिफरेंट वे बाय विच सेल मेंटेन देम सेल। डिफरेंट वे एक्सप्लोर करिए जैसे कि सेल मेंटेन कर दें खुद को। नाउ थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी, हाउ डू कैंसर सेल ग्रो एंड स्प्रेड। कैसे कैंसर सेल ग्रो होते हैं और स्प्रेड करते हैं। नॉर्मल सेल होते हैं वो ग्रो एज एंड डाई इन कंट्रोल मैनर। जो नॉर्मल सेल होते हैं वो ग्रो करते हैं एज के साथ वो मर जाते हैं। एंड समटाइम दिस सिस्टम ब्रेक डाउन एंड एब्नॉर्मल सेल स्टार्ट ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग कंट्रोलबली। और कुछ टाइम जब इस सिस्टम फेल हो जाता है तो एब्नॉर्मल सेल स्टार्ट हो जाते हैं ग्रो होना और डिवाइड करते हैं अनकंट्रोलबली एंड दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। और ये रिजल्ट करता है कंट्रोलेबल डिवीजन लीड करता है फॉर्मेशन ऑफ द ट्यूमर। और ये ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, बेनिग्न एंड मैलिग्न। कैंसर ट्यूमर कैन इन्वेड नियर बाई टिश्यू एंड इवन स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी टू फॉर्म न्यू ट्यूमर। जो कैंसरस ट्यूमर होते हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं नियर बाई टिश्यूज को और इवन स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी में, लाइक वो अदर पार्ट ऑफ द बॉडी को में भी स्प्रेड हो सकते हैं और फॉर्म कर सकते हैं न्यू ट्यूमर। तो बेसिकली इस वर्ड का इन्वेड का मतलब होता है अफेक्ट। now हम टाइप्स ऑफ ट्यूमर देखेंगे। पहले ट्यूमर का डेफिनेशन देखते हैं। एबनॉर्मल मास ऑफ सेल फॉर्म ड्यू टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। तो ट्यूमर है वो एबनॉर्मल सेल मास है जो कि फॉर्म होता है ड्यू टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। दो टाइप के ट्यूमर होते हैं, बेनिग्न ट्यूमर एंड मैलिग्न ट्यूमर। बेनिग्न ट्यूमर होता है वो जो नॉन कैंसरस है और मैलिग्न ट्यूमर है वो कैंसरस है। नाउ फीचर्स क्या हैं, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ फीचर हमने इसका क्लास मतलब डिफ्रेंशिएट किया है। तो बेनिग्न ट्यूमर एंड मैलिग्न ट्यूमर नेचर क्या है। बेनिग्न ट्यूमर है जो कि नॉन कैंसरस है और मैलिग्न ट्यूमर है कैंसरस है। बेनिग्न ट्यूमर का ग्रोथ स्लो होता है और ये स्प्रेड नहीं होता, एक ही जगह पे फिक्स होता है। डू नॉट इन्वेड नियर बाय टिश्यू, मतलब आजू बाजू के टिश्यू को डैमेज मतलब अफेक्ट नहीं करता। यूजली जो होता है लेस डेंजरस होता है। एग्जाम्पल है बेनिग्न के फिब्रोमा, लिपोमा, एडिनोमा। नाउ मैलिग्न ट्यूमर जो कि कैंसरस है, इसका ग्रोथ बहुत जल्दी होता है और स्प्रेड करता है अदर ऑर्गन्स तक को। जिस इस लाइक स्प्रेडिंग टू अदर ऑर्गन्स, इस प्रोसेस को मतलब इस मैकेनिज्म को हम मेटास्टेसिस बोलते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे ऑर्गन को स्प्रेड होना। इन्वेड नियर बाय टिश्यू, आजू बाजू सेल टिश्यूज को डैमेज करेगा मतलब अफेक्ट करेगा। पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग है, मतलब लाइफ इससे जान भी जा सकती है। इसका एग्जाम्पल्स हैं कार्सिनोमा, ल्यूकीमिया एंड मेलानोमा। नाउ एट ग्लैंस देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास उनके वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। इंस्टेड देयर जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर रीजन में प्रेजेंट होता है एंड उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता। तो यूकैरियोट सेल होते हैं लार्ज होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो यूकैरियोटिक्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। All cells are surrounded by cell membrane. In addition, cells of plant, fungi, bacteria have cell wall outside the cell membrane. जितने भी सेल होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं। इन एडिशन ओनली प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया इनके सेल मेम्ब्रेन के अराउंड सेल वॉल आउट होता है।
Nucleus of eukaryotic contain chromosome which are composed of DNA and associated protein which carry genetic information. जो न्यूक्लियस है यूकेरियोटिक का वो कंटेन करता है क्रोमोसोम विच आर जो कि हम कंपोज करते हैं डीएनए एंड एसोसिएटेड प्रोटीन और जो कैरी करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को. ऑल सेल आर फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म. जितने भी सेल होते हैं सब फिल्ड होते हैं साइटोप्लाज्म से. इन यूकेरियोटिक सेल साइटोप्लाज्म कंटेन सेवरल सेल ऑर्गेनेल ईच परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन. यूकेरियोटिक के साइटोप्लाज्म में डिफरेंट डिफरेंट हमें सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं और वो जो डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल जो प्रेजेंट रहते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं. इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल इंक्लूड न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, राइबोसोम एंड लाइसोसोम्स. तो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल की बात करें जैसे कि वो हैं इंक्लूड करते हैं न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, राइबोसोम एंड लाइसोसोम. Plant cells also contain special organelle called plastids such as chloroplast, leucoplast, chromoplast. जो प्लांट सेल होते हैं वो एक स्पेशलाइज ऑर्गेनेल कंटेन करते हैं जो कि होता है प्लास्टिड. और प्लास्टिड्स के एग्जांपल जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट. माइटोसिस प्रोड्यूस टू डॉटर सेल इन आइडेंटिकल टू पेरेंट्स है. और माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू हमें दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट सेल से. और म्यूसिस होते हैं वो टू स्टेप डिवीजन है which produce four daughter cell each having half number of the chromosome. और इसमें meiosis में हमें चार डॉटर सेल्स मिलते हैं बाय द एंड ऑफ द फोर डॉटर म्यूसिस में हमें चार डॉटर सेल मिलते हैं बाय द एंड ऑफ द प्रोसेस और ईच सेल होते हैं वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करते हैं. नॉर्मल सेल ग्रोथ इन कंट्रोल मैनर परफॉर्म देयर फंक्शंस एंड डाई नेचुरली. जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो अपना कंट्रोल मैनर में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और नेचुरली डाई हो जाते हैं. बट वही जो कैंसर सेल होते हैं ये प्रॉपर्टी लॉस कर देते हैं और डिवाइड करना बंद नहीं करते जिससे हमें ट्यूमर फॉर्म हो जाता है. सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा. एंड कोई भी फीडबैक देना हो तो प्लीज़ डू दैट. एंड थैंक फॉर वॉचिंग द लेक्चर.